बच्चों ये जो क्वेश्चन दिए थे ये सारे कर दिए क्या आप लोगों ने सॉल्व? यस सर। सबने कर दिए भाई घर पे? यस यस सर। ओके भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं कर पाया? चलिए कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को बच्चों एक नई टाइप की प्रॉब्लम समझाने जा रहा हूँ। नई टाइप की प्रॉब्लम तो क्या बोलेंगे, लेकिन सर एक नया क्वेश्चन है यार। बोलो बोलो भाई। सर आवाज इसमें कम ज्यादा हो रही है थोड़ी। आवाज थोड़ा सा कम ज्यादा हो रही है क्या? सबको हो रही है क्या? नो सर। नहीं सर। यार जब सबको नहीं हो रही तो फिर अब एक आदमी को हो रही तो हो सकता है उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो नेटवर्क का। सही बोल रहा हूँ मैं? यस बच्चों यही तो हो सकता है फिर। अब या तो सबको अगर कम ज्यादा हो रही तब तो मुझे लगेगा, बाकी मैं कैसे बोल सकता हूँ? बोलो आप लोग। ओके चलिए, तो आज हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, जिसका नाम है बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली बोहर एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने जो है हाइड्रोजन एटम के लिए अपना एक मॉडल दिया था। सर वो मॉडल क्या था, क्या उस मॉडल में बताया गया था, उसके बारे में हम जानने से पहले बच्चों एक और बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने बोल देना चाहता हूँ। एक और बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने बोल देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि गाइस आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आइए स्टूडेंट, एक बड़ी बात और बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफी ज्यादा बार परेशान करता है। तो मैं आपको उस क्वेश्चन को एक बार लिखवा देता हूं और देन हम लोग बात करते हैं। एक मिनट है। थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों वेट करिए। क्वेश्चन अभी नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं देख रहा हूँ। तो क्वेश्चन मिलने से बढ़िया है हम लोग सर स्टार्ट ही कर लें तो सही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन मुझे दिखेगा तो मैं आपको, ठीक है ना? ओके सर, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हम लोगों के पास है, जिसका नाम है बच्चों बोहर मॉडल ऑफ, ठीक है ना? इसका नाम है सर बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। सर ये बोहर ने कौन सा मॉडल दिया था और इन्होंने क्या बोला सर, ये सब चीजों के बारे में हम जानने को तैयार हैं। ठीक है, तो आइए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल बोहर ने दिया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1993 में 1993 was the first to explain the quantitatively the general features of the structure of hydrogen atom and its spectrum. हाइड्रोजन एटम के जनरल फीचर और इसके स्पेक्ट्रम के बारे में नील बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले दिया था बच्चों। और ही यूज्ड प्लैंक्स कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उन्होंने क्या किया, जो प्लैंक का कंसेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाली जो कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ था, पढ़ा है ना, सबने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। Yes. Yes. सब लोग बताओ भाई, सब लोग Yes, पढ़ा है sir. सब। तो उसी के बेस पे सर इन्होंने जो है थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशंस किया। तो इन्होंने क्या किया कि सर कुछ पोस्टुलेट्स किए। तो ये पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये पोस्टुलेट्स किस बेस पे थे, क्या इनकी जो है बेस था। पहला नंबर का पोस्टुलेट्स आपको दिया, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ नोन एज द ऑर्बिटल और एनर्जी सेल, ऑर्बिट और एनर्जी सेल। इन्होंने कहा कि भाई किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है क्या करते हैं बच्चों, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं सर, घूमते रहते हैं। ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर पाथ है सर, इस पाथ को हम लोग एनर्जी और ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इस पाथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, एनर्जी और ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पिक्चर को देखिए, इसमें दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मैंने रोक दिया है। दुनिया में इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कोई रोक नहीं सकता है बच्चों, समझ रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरीके से घूम रहा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल तूफान की तरह घूम रहा है। ये काफी तेजी से ये घूम रहा है। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप किस तरीके से राउंड लगा रहा है। उसके चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है क्या, हाँ या ना बोलो, ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या ये Yes, सर्कुलर sir. पाथ। ओके, तो बच्चों ये जो सर्कुलर पाथ है ना, यही आपका एनर्जी सेल है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसी के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, इस न्यूक्लियस के ही रिस्पेक्ट में घूम रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिएगा, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी। और ईच ऑर्बिट की आप चाहें तो देखिए, मैं इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को थोड़ा रोक देना चाहता हूँ। चलिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है, सर हाँ सर ये वो आगे वाला एक बार पॉइंट समझाओ ना सर। आगे वाले पॉइंट में ये बोला गया है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये जो डेफिनेट सर्कुलर पाथ है ना, इसी को हम लोग जो है ऑर्बिट बोलते हैं। तो आपको ये डायग्राम, ये पिक्चर दिख रहा है क्या, ये पिक्चर हाँ दिख रहा है क्या, हाँ सर, ओके बस इस पिक्चर का दिख वही रहा है। कहना है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, ओके चलिए सर। चलो इधर देखो सर, यहाँ पे देखिए, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी। भाई ये जो ऑर्बिट है ना, ये चारों तरफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इन ऑर्बिट की हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एक बिल्कुल डेफिनेट एसोसिएटेड डेफिनेट एनर्जी होती है, और ये जो है बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है ना। और हम लोग ये कहते हैं, या इस ऑर्बिट की जो है बिल्कुल फिक्स एनर्जी होती है। इनको हम जो है इस तरीके से KLMN ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। और आप देख रहे हैं ये जो नंबर है, जो इंटीजर नंबर जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, इन्हीं को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं सर। क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोग बाद में यस पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब सुनो, क्वांटम नंबर हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑर्बिट है, इनकी एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी है। तो आप इस ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी सेल भी बोलते हैं। मतलब ऐसे एनर्जी सेल जिसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स्ड एनर्जी होती है,
तो उनको हम लोग क्या नाम बोलते हैं सर? स्टेशनरी सेल बोलते हैं। आया रे बाल को समझ में सबको? बोलो बच्चों, सबको आ रहा बढ़िया से समझ में? बेटा बोलो तो सही। हाँ सर, आ रहा है समझ में सर। यस यस सर, आ रहा है। Yes, sir. ओके बच्चों, बढ़िया सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला बोहर ने? देखो सर, उन्होंने एक बात और बोली कि भाई आप देख रहे थे जो पुराना वाला ऑर्बिटल में, आप देख रहे थे कि सारे के सारे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल ऑर्बिट में घूम रहा है, सारे के सारे सेल में घूम रहा है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में बोहर ने ये बोला कि सर सारे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि सारे के सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा ओनली दीज ऑर्बिट आर परमिटेड फॉर इलेक्ट्रॉन। ओनली वही ऑर्बिटल के पास, वही ऑर्बिट के पास सर परमिशन होती है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, विच एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एल से इंडिकेट करते हैं, जो एमवीआर के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल से इंडिकेट करते हैं और किसके इक्विवेलेंट होता है सर? एमवीआर के बराबर होता है। इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, ये कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसको यहाँ पे लिखूँ। मतलब जिनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू, उन्होंने कहा एन एच अपॉन 2 पाई। ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पे लिखी हुई है। एम वी आर आपका क्या है सर? एंगुलर मोमेंटम है। एन एच अपॉन 2 पाई। सर एन की वैल्यू उन्होंने कहा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चों एन की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, एन इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई होगा नहीं होगा? एन इज इक्वल टू सर अगर मैं 2 लेता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू क्या हो 2h जाएगा? by 2 एच अपॉन पाई हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अगर 3 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3h अपॉन 2 पाई। 3। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो कंसेप्ट है ना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। ये काई का कंसेप्ट है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सर ये जो एनर्जी का कंसेप्ट आप बता रहे हो ना सर बच्चों, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने देखा V आपका, एक्चुअली ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं, M आपका मास हो गया, V आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, R आपका रेडियस हो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे दिख रहा है सभी को, हाँ या ना बोलो? Yes, Yes. sir. मजा आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है सर। ओके बेटा। Sir, हाँ जी, यस सर वो जो आपने n equals to 1 और वो लिखा था वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। मैंने कहा कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मैंने क्या बोला? बोहर ने बोला था कि भाई उसी ऑर्बिटल में घूमेगा इलेक्ट्रॉन जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, या मल्टीपल इंटीग्रल होता है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं सर n की वैल्यू 1 लोगे तो एंगुलर मोमेंटम L से इंडिकेट करते हैं ना, तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंट अगर n इजिकल टू 2 लिखेगी, L इजिकल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन पाई। एंगुलर मोमेंटम अगर 3 लिखेगी तो बच्चा क्या हो जाएगा? 3h अपॉन 2 पाई। ये जो सारा कंसेप्ट है ना, तो ये मैं कह रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है। ओके सर, समझ आ गया। ओके चलो बच्चा सर। आगे देखो यार आप सर, लोग। हाँ आपने बोलो। आपने जो अभी कट किया था ना H2 पाई, उसमें से सिर्फ 2 कट है या फिर पाई भी है? अरे वो फॉर्मूला में अपना बताया ना कि पर मिस्टेक है। तो यार जब एक बार मिटा देता हूँ ना, तो उसके बाद वो बार बार लिखने में भी सिलेबस बहुत रुक जाता है। 2h अपॉन 2 पाई होगा ना वो। अरे सर ये नहीं, ये जो लाइन है ना बोल नंबर मल्टीपल ऑफ H, आपने उसमें बोला है ना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसमें से प्रिंटिंग मिस्टेक कौन सी है ऐसे पूछ रहे हैं। ये भूल जाओ आप, समझी? हाँ सर। जो लिखा हुआ है ना मैंने बोर्ड पे वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोला सर यहाँ पे?
इन्होंने कहा कि भाई एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर लूज एस एनर्जी। मतलब अगर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा, ना तो ये एनर्जी को लूज कर सकता है, ना ही ये एनर्जी को क्या कर सकता है, गेन करता है। गेन। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी। तो फिक्स्ड एनर्जी वाले स्टेट में क्या बोलते हैं इसको, इसका जिसका होगा तो ये बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट, है ना। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे therefore energy remain constant and these orbits are called stationary states. It does not mean the electrons are stationary but just their energy is fixed. इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, ओनली जो उनके ऑर्बिट है ना बच्चों उसकी एनर्जी फिक्स है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वो स्टेशनरी में है। या स्टेशनर्ड या स्टेशनरी बात देखिए, समझ में आई बात क्या? Yes, sir. आया बच्चों समझ में? फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर कोई और बोलेगा सर इसको फिर दोबारा बोलो। क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया क्लियर। Yes, sir. ओके, इधर देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला सर? सर इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया, दूसरी नेक्स्ट बात इन्होंने ये कहा कि when energy is supplied to electron it absorbs the energy and jump to the higher level, and when energy is released it jump back to lower level. कहने का मतलब ये है बच्चों, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखो इसके ग्राउंड लेवल से या कम एनर्जी वाले लेवल से आप उसको एनर्जी देते हो तो वो ऊपर चला जाएगा ना एक्साइटेड स्टेट में। एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा सर, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा सर। आया ना समझ में सबको? यस। अरे ये एब्जॉर्ब ही तो करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को खींच लेगा, और एनर्जी को खींचेगा तो जब भी कोई भी आदमी थोड़ा एनर्जी लेगा तो सीधे कहाँ चला जाता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो आप देख रहे हैं तो कहानी वही होगी यहाँ पे। और सर जैसे वो एनर्जी रिलीज हो जाती है तो वापस कहाँ जाता है वो, अपनी ओरिजिनल स्टेट में। E2 से E1 में गया था, फिर से वापस आया नहीं आया। नॉर्मल सर। तो आप देखो बच्चों, जो E2 माइनस E1 के बीच का डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, एच न्यू। तो मैं इसको डेल्टा ई बोल सकता हूँ क्या, यस सर। डेल्टा ई इजिकल टू एच न्यू। तो या मैं इसको ऐसे लिख सकता Yes, हूँ sir. ना, E2 माइनस E1 इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। बोलो रे बालको, ऐसे ही लिखूंगा क्या Yes, मैं, sir. ऐसे ही Yes, लिखूंगा ना? sir. फीलिंग आया? आया बच्चा समझ में बढ़िया से? यस सर। यस। वेरी Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए सर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉपी में भी लिखना है इसको। अब सुनो सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सर इस तरीके से हमने बताया बच्चों, जब भी कोई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो आप बोलेंगे सर उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, E1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एनर्जी का इस तरीके से दिखा रखा है। तो आप देख रहे हैं सर ये कोई एक ऑर्बिट है, ठीक है ना। इस ऑर्बिट में आप देख रहे हैं सर, हम लोग जानते हैं कि रेडियस, ये मैंने कहा ये जो स्केलेटन है ये मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के। समझ में आ रही बात? अब देखो सपोज मैंने आपको बताया बच्चों, अब मैं यहाँ पे एक टर्म निकाल रहा हूँ, एक बात यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
radius of hydrogen atom. Let us consider. आइए बच्चों कंसीडर करते हैं। Let us consider charge of an electron is E minus, E ऐसा बोल दो, is E and charge of nucleus is plus Z। तो ये न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने ई लिख दिया है, ठीक है ना सर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने ई लिख दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियस पे आपका कैसा चार्ज है? न्यूट्रल। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? बोलो। करेगा सर। करेगा सर। यस सर करेगा। जो तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या करेगा सर, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये जो इसके बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये किसको फॉलो करेगा? फॉलो करेगा बच्चों, ये यहाँ पे फॉलो करेगा कूलाम लॉ को फॉलो करेगा। नहीं समझ में आई बात क्या? सर नो सर। वापिस एक्सप्लेन करो ना सर, ये चार्ज जैसे। ओके बेटा, मैंने क्या बोला जरा ध्यान से सुनो बच्चों। मैंने आपको ये बताया बच्चों कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है इसका प्लस जेडी चार्ज है, जेडी माइनस चार्ज बोलते हैं इसको, बेसिकली जेडी माइनस चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे ई माइनस चार्ज है। तो आप बताओ, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है ना, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा बच्चों, अपने आउटर मोस्ट, अपने चारों तरफ के जो सेल है ना, एनर्जी सेल है, एनर्जी की ऑर्बिट है, इनकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा या नहीं रखेगा? बोलो। अरे पॉजिटिव का नेगेटिव से ही तो अट्रैक्शन होगा। यस सर। आया समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। ओके। तो सर जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा। उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जान। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बच्चों, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेगा कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ को फॉलो करेगा। सर वो कूलॉम्स लॉ की वैल्यू क्या होती है? वो कूलॉम्स लॉ इज इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर, ठीक है ना। अब सर K वाला टर्म तो आपके पास यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट है नहीं है? कूलॉम का जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट है वो आपके पास है, ठीक है ना। ये तो आप बताओ Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 क्या है? चार्ज है, E माइनस है। Q2 की वैल्यू कितनी है? ZE माइनस है। तो आप बताओ यहाँ पे जो कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो वैल्यू हो जाएगी, तो हम लोग ये जो फोर्स है ना, कूलॉम्स लॉ का फोर्स है ना ये F, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? K इंटू
जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वलेंट होगा, के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलो बढ़िया से देख लो, फिर अगर किसी को डाउट आता है फिर मेरे को पूछो। बढ़िया से देख लो, फिर बाद में आप मैं मिटाऊंगा, फिर आप लोगों में से कोई बोलेगा सर इसको और बताओ। नो सर डाउट। ये Q2 तो पॉजिटिव चार्ज नहीं था। Q2 वही पॉजिटिव, तो सर, वो Q2 जेड यू पॉजिटिव। के ऊपर प्लस नहीं होगा। ई एक्चुअली चार्ज का मतलब है, ई का मतलब है कि एक्चुअली आप कह रहे हैं कि सर इसको आपने जो है ऐसा क्यों नहीं दिया। देखो अगर आप इसको जेड ई ऐसा भी ले लेते हैं कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बताओ, ये तो होगा जेड ई स्क्वायर ही। यस सर। अरे ये तो होगा ही बच्चों, जेड ई स्क्वायर ही। चलो यस। निकल गया क्या यहाँ तक। अब एक बात बताओ सर, एफ की वैल्यू आपने कितनी निकाली, इसके इक्विवेलेंट निकाल दिया, के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा लेकिन आपने देखा सर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ना, लेकिन तब भी तुमने देखा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गिरता है, गिरता है क्या, नहीं सर। नो सर। सुना है ना आप लोगों ने इस बात को सर तो। हाँ सर, और ये जो आपने के लिखा है वो कांस्टेंट है ना? हाँ ओके। बच्चों एक बात बताओ, आपने सुना कि सर अब मैंने आपको बताया कि बच्चों जेड यहाँ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अपने न्यूक्लियस क्या कर रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। लेकिन सर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को वापस आना चाहिए उसकी तरफ, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। हाँ तो लेकिन हाँ क्या कभी सुना क्या, क्या कभी आता है क्या। नो सर। तो होता क्या है ना बच्चों, नो। ठीक जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना कूलम ऑफ फोर्स यहाँ से लगता है, उतना ही ये ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ऑर्बिटल और इसके बीच में ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आया रे सबको समझ में, आया समझ में। ठीक उतना ही क्या होता है अब सर, जितना यहाँ से कूलम्स लॉ लगता है, जितना यहाँ से कूलम्स लॉ लगता है ना सर, उतना ही ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिटल से इधर अंदर की तरफ क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आ रहा समझ में, आया ना बोलो। यस सर। यस सर। तो सर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, इसकी वैल्यू पढ़ी है फिजिक्स में। नहीं सर, ये पहली बार नो सुन रहे हैं। सर। आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ये वही है, बस मेरा काम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलना। सेंट्रीफ्यूगल जैसे आपने सुना होगा ना बच्चों, मौत का कुआं देखा है ना आप लोगों ने। हाँ सर। यस मेल, सर। यस अरे मेले में तो देखा होगा, जो गाड़ी चलाता है वो गिरता नहीं है, वो बिल्कुल उसमें, तो उसका बैलेंस कैसे बना रहता है, आप 10th में कभी पढ़ा क्या, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही बना हुआ रहता है, सुना है बच्चों। यस सर। तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर लगता है, जितना आपका सर यहाँ पे कूलम्स लॉ लगेगा, कूलम्स लॉ का जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा सर, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। चलो मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ, वहां पे सिखा। तो मैंने आपको क्या बताया सर, कि यहाँ पे जितना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जितना बच्चों आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, काई से लग रहा था सर, कूलम्स लॉ से, उतना ही बच्चों आपका क्या लगेगा, जितना आपका यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा सर, उतना ही आपका यहाँ से क्या लगेगा सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा।
सर उतना ही आपका क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो F इजिकल टू F के बराबर होगा नहीं होगा? तो सेंट्रीफ्यूगल कूलम्ब लॉ का फोर्स क्या आया था, K इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड आर स्क्वायर स्क्वायर, बाय आर स्क्वायर और ये किसके इक्विवेलेंट आया था, एम वी mv स्क्वायर बाय आर। आर स्क्वायर। देखो रे, यहाँ से आर के बराबर सर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसके इक्विवेलेंट। सर यहाँ से इसको कैंसिल करो, है ना। अब यहाँ से एक काम करो सर, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम आर होगा नहीं होगा, आर होगा नहीं होगा, वेर आर क्या हो जाएगा, आर सर के भी होगा ना मल्टीप्लाई। आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम। समझा या नहीं समझा? अब सुनो इधर, अब देखो, अब आपने तो बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा होता है। अब आप मुझे बताओ, बोर ने क्या बोला कि सर ओनली उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इजिकल टू किसके इक्विवेलेंट होगा, NH अपॉन 2 पाई के इक्विवेलेंट होगा। ऐसा बोला नहीं बोला बोर ने? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. अरे सबको पता है क्या, सोच से Yes, गए sir. यार, बोला सर। हैं? तो अब यहाँ पे बताओ, हाँ सर। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH अपॉन 2 पाई एम आर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा रे यस बच्चों, बी स्क्वायर अगर मैं इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। होगा नहीं होगा? यस होगा। Yes. सर वो एम आर कैसे आया सर? ये वाला, अरे ये यस क्या, सर। ये यहाँ से आया ना, मैंने यहाँ से बी की वैल्यू निकाली, तो ये नीचे नहीं आएगा क्या? हाँ सर, हाँ बराबर। अरे बहुत सिंपल है यार। चल अब एक काम करो, ये इक्वेशन 2 मान लो, तो इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर आया, तो इक्वेशन 1 इजिकल टू इक्वेशन 2 करो, 2 ए इक्वल दोनों इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल एम टू आर। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा रे, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। आर को बाहर निकालो, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर को बाहर लिखे तो ये सारा नीचे आएगा, 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के इंटू जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, आर रेडियस की वैल्यू। आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर एच कोलन, वेयर आर एच इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बोला मैंने, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, बोलो बेटा शाबाश। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है वो मुझे बताओ, सर इसको एक बार और समझाइए। बोलो दोस्तों। बोलो बेटा, कोई दिक्कत आ रही तो पूछो। अरे सबको क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। सर सर ये आपने बॉक्स में वो जो किए उसके पहले वाला स्टेप कैसे हुआ सर, वो समझा? कौन सा वाला? आपने आर एच निकाला ना सर? ये वाला? अरे ये कैसे लिखा, ये पूछ रहा है क्या? नहीं सर, वो आर एच कहाँ से आया सर, वो पूछ रहा हूँ। आर एच तो रेडियस आया, तो मैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल रहा था तो इसको आर एच लिख दिया। हाँ सर, ओके ओके। और वही किसी से। को? चलो अब सुनो बच्चों, चलो यहाँ तक
बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करना है। देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, फिर मुझे और भी कुछ काम करना है। सुनो बच्चों, एक बात बताओ, आपने क्या लिखा सर यहाँ पे? आर एच इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से, आर एच इक्वल टू मैं ऐसे लिख देता हूँ, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के इंटू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। देखो ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? एन और जेड को, एन और जेड को मैंने अलग कर दिया, बाकी एक साथ लिख दिया ना। यस सर। यस सर। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻32 है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.18। एम की वैल्यू कितनी होती है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 सर पाई 3.14 नहीं होगा? 14। के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन स्क्वायर गुलाम स्क्वायर ऐसा बोलते हैं। ये आपको फिलहाल थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बाद में फिजिक्स में सब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और जेड तो छोड़ो, ई की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। जेड तो अलग कर दिया। अगर बच्चों आप ये सारी की सारी वैल्यू रखते हो, या तो आप क्या मान लो, इसको क्या मान लो, एक कांस्टेंट ए मान लो, ए नॉट। तो आप या तो इसको ऐसे लिखो, आर एच इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। या तो आपका हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या? या बच्चों आप ये सारी की सारी वैल्यू रखते हो ना, तो ये वैल्यू आती है बच्चों 53.52.9 पिकोमीटर में ये वैल्यू आती है, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। सर। और हाँ सर वो आर एच से समझाओ ना सर, वो आपने लिखा ना लेफ्ट साइड टॉप, उसके बाद से सर। ये उसके पहले सर, वो उसके पहले वाले स्टेप ये सर, वो कैसा आया? इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अबे यार, ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे सर कैसे ऐसे वो पूछ। अरे इसी को तो मैंने लिखा हुआ है, ये एन को साइड रख दिया, जेड को इधर रख दिया, बाकी एक साइड कर दिया। हाँ सर वो तो यही तो कह रहा हूँ यार। सर, सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्लो है। तो बहुत सिंपल है तो ना। सर वो जेड और ई स्क्वायर को अलग अलग लिख सकते हैं? जेड किया है ना मैंने अलग ही। हाँ हाँ, वही तो सर। जेड और ई को अलग अलग कर सकते हैं। अब ठीक है बेटा, अब अगर आप ये सारी वैल्यू रखोगे, एक तो ये आएगा 52.9 पिकोमीटर आ जाएगा बेटा, आया समझ में। और दूसरा हम हाँ लोग, सर। यस। ओके, और एक मिनट है, और भी सर हम इसको और अलग अलग उसमें नैनोमीटर में का लिखना चाहते हैं, 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आपका नैनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना सर। ये आपका नैनोमीटर में आ जाएगा बच्चों। और एक और लिख देता हूँ मैं, आर एच इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? ये वैल्यू सर इसके केस में आती है। अब आप बोलेंगे बच्चों, अब आप बोलेंगे सर ठीक है, ये तो आपने सिखा दिया, तो एन का मीनिंग क्या होता है सर? एन क्या है?
देख लो भाई, आराम से देख लो, अगर किसी को कोई बात पूछनी है। एन का मतलब होता है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब सर अगर आपको बोल दिया सेकंड ऑर्बिटल, तो सेकंड ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2। 2। और जेड क्या होता है बच्चों, जेड आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, कल बताया था ना मैंने। और जो किसके इक्विवेलेंट होगा, एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट। चलो भाई अब बताओ, अब मुझे बताओ, अब यहां तक ये फॉर्मूले पहले तो आप अपनी कॉपी में अभी लिखो। लिख रहे हो क्या सर जी? सर ये सारी जो आपने 3 वैल्यूज लिखी है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आवाज आवाज नहीं आ है रही, ना, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो? ये आपने रेडियस ऑफ आवाज नहीं आ रही यार, किसी और बच्चे को इसकी आवाज सुनाई दे रही क्या? नो सर। अब देखो, जब और बच्चों को ही नहीं सुनाई दे रही तो मुझे कहाँ से सुनाई दे? सर मतलब आपने कहा कि n इक्वल्स टू 2 होगा, तो सर वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। नहीं नहीं, अगर वो सेकंड ऑर्बिटल बोलता है तो एटॉमिक नंबर तो अलग होता है ना, एटॉमिक नंबर तो अलग होता है। एटॉमिक नंबर जैसे किसी का 5 हो जाएगा, किसी का 2, जैसा होता है वही तो होगा एटॉमिक नंबर। यहाँ आने पे चेंज थोड़ी ना होगा। सर हम्म? सर आप नैनोमीटर वो लिखा है उसके बाद से एक्सप्लेन कर सकते हो सर? मैं समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहा है? सर वो नैनोमीटर के बाद से एक्सप्लेन करो। अच्छा, अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हो ना, आर एच को, तो ये 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी ये वैल्यू, है ना? ऐसा बोला हूं मैं। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर एन इज इक्वल टू सर सेकेंड ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, तो आप एन की वैल्यू 2 बोल देंगे। जेड का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है। हाँ सर ओके, पता चल गया। चलो भाई बच्चों लिखो। सर सम भी करा रहे हो? क्या बोला बेटा? सम भी करा रहे हो सर? समरी जितना फॉर्मूले लिखवाए अभी तक सबकी। सर सम भी कराओगे ऐसा पूछो? सम कराओ। सर वो क्या बोल रहा है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सर बोल वो रहा कह रहा है कि क्वेश्चन कराओगे ऐसे। है। ओके, मैं सोचा या तो समरी कराओ। ओके ओके, क्वेश्चन भी करवाते हैं, क्वेश्चन भी करवाते हैं, 1 मिनट है, क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम नैनोमीटर। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, चलो इसको करो सॉल्व। एक तो इसको करो बच्चों सॉल्व। कर लोगे या मैं करूं? सर कर रहे हैं। ओके करो तो।
तो नैनोमीटर के बाद क्या लिखा है? नैनोमीटर इन सेकेंड ऑर्बिटल। सर 0.2116 नैनोमीटर। यही आया सर। यस सर, 0.211 सर वही है। ओके, सबको Yes, निकालने sir. दो भाई। ये क्वेश्चन अगर सभी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बड़ी मूर्खता की बात है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं। चल बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पिकोमीटर में ये वैल्यू निकालो। आप लोग करो हैं 1 मिनट में। आप लोग करो तब तक। सर 4/9। 4/9। और लोग बताओ। सर फर्स्ट का आंसर एक बार बताओ ना, क्या आ रहा है? सॉल्व करके नहीं, मतलब डायरेक्ट आंसर। यार डायरेक्ट तो अब मुझे भी याद नहीं है ना। किसी बच्चे ने निकाला क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? 0.2116 0.2116 नैनोमीटर। ऐसा यही आ रहा है आपका? हाँ सर। तो करो तो। इस वाले क्वेश्चन को भी करो भाई सब। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ओके गाइस, हो गया क्या? यस सर। कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ ये क्वेश्चन? बोलो। एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड की वैल्यू भी वही आएगी, जेड भी 1 आएगा सर, है ना? तो आर ऑफ सेकंड अपॉन आर ऑफ थर्ड 52.9 इंटू एन, सेकंड के लिए क्या हो जाता है 2 स्क्वायर अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 52.9 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन, इससे ये इक्वल टू R2 अपॉन R3 इक्वल टू क्या हो जाता बच्चों? है तो ये क्या हो जाता 4 अपॉन 9 हो जाता, 4 R2 यस सर। R3 इक्वल टू हो जाएगा। बताओ भाई, आसान क्वेश्चन है या नहीं है बच्चों? हाँ सर। आसान है सर। यस यस सर। सर। तो कल मैं इसमें एनर्जी भी पढ़ाऊंगा और तब आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, समझ रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। तो चलिए आज यस के लिए, सर। आज के लिए सर, हाँ सर आपने जो कल होमवर्क दिया था ना एक सम, वो वाला एक बार टैली करवाओ ना। ये ओके, जिन लोगों ने कर दिया है, जो लोग लेफ्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाय सर। ओके बेटा। होमवर्क कौन सा क्वेश्चन दिया था? हाँ सर, ये 5th वाला, बामर सीरीज वाला। ये वाला दिया था? बोलो। नहीं सर, ये तो आपने करवा दिया था। कौन सा भेजिए? सर ये भी हो गया था। ये हाँ। हाँ सर। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द longest wavelength transition in Balmer series। बच्चों बामर सीरीज है, n1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, n2 की वैल्यू, वेव नंबर तो न्यू v बार इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू क्या होता है RH into 1 upon n1 square minus n2 square। अब बताओ भाई, तो 1 अपॉन लैम्डा, आपको ओनली काई की वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन लैम्डा की निकालनी है बस। सर हाइड्रोजन बोला है तो फिर Z² आएगा। z तो 1 ही होता है ना हाइड्रोजन के लिए। हाँ। ऐसा हो जाएगा। अब बताओ भाई ये कितना आया था, ये कितना आया था? सर 15232.91 1 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बोला बेटा 15232.91 सेंटीमीटर इनवर्स। यही आया बेटा? कौन लड़की थी वो? हाँ सर। ओके, और कोई बात कहनी है क्या? और कोई बात कहनी है तो बोलो। नो सर।
किसी भी बच्चे को अगर कोई भी बात कहनी है तो वो बच्चा बोल सकता है, सर ऐसा कराइए या वो कराइए, जो भी है बोलो तो सही। चलो तब ठीक है बच्चों। ओके बाय सर, थैंक यू।